वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम टैक्स कैसे बचाएं। और टैक्स बचाने के काफ़ी सेक्शन हैं, बट हम इस सेक्शन में सेक्शन 80C के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप खुद भी इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे डालें सेक्शन 80C डिडक्शन, आपको गूगल पर सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये देखा, ग्रो ऐप में भी हमें यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ हम एंटर करके देखेंगे। तो देखिए, ये है सेक्शन 80C, जिसमें हम टैक्स को कैसे बचाया जाए, ये इसका सबसे बेसिक सेक्शन है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे हाँ, यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए, सेक्शन 80C जो हमें देता है, ये हमारा सबसे बेसिक सेक्शन है, जिसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 1,50,000 पर ईयर। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर जो भी डिडक्शन मिलेगा वो 1.5 लाख रुपए तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारी लिमिट है 1,05,000 की। देन हमें सेकंड जो हमें बताता है कि सेक्शन 80C किसको किसको अवेलेबल है, तो ये सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF को मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या अलग बिजनेस है, तो उसमें आपको सेक्शन 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, दो चीज़ हमने देख लिया। अब हमें 80C में डिडक्शन मिलता कैसे है, मतलब बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना खर्चे के मिल जाएगा क्या? जी नहीं, हमें 80C में जो भी डिडक्शन हमें मिलेगा, या तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, या फिर हमने कहीं खर्चा कर रखा होगा, हमने एक्सपेंसेस किए होंगे तो हमें मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का मिल जाता है। तो अगर आप पहले देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है प्रोविडेंट फंड की। तो जब कभी भी हम कहीं एम्प्लॉय होते हैं, हम जहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं, तो वहाँ में जो भी सैलरी मिलती है तो उसका 12% डिडक्ट होके हमारे EPF में जमा होते जाता है। तो वो जो 12% होते हैं ना, जो हमारे PF में जमा होते हैं, तो वो हमारा इधर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काउंट होता है, और यहाँ पर हमें उसका बेनिफिट मिलते जाएगा। तो अगर ये आपको लगेगा तो मैं आप सिंपली यहाँ एग्जाम्पल में भी आपको यहाँ दिखा दूंगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो एक एक्सेल शीट हम बना लेते हैं, यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल मैं देता रहूँगा। ठीक है, तो अगर जैसे हमने यहाँ पे PF की बात किया, मान के चलिए आपकी अगर मंथली सैलरी 50,000 रुपये है, तो यहाँ पे PF में आपका इसका 12% जो है इंटू 12% अगर आप करेंगे तो देखिए 6,000 रुपये जो है आपका महीने का PF में हमेशा जमा होता रहेगा। और ये जो PF में आपका जमा होगा, तो ये समझ के चलिए साल का आपका दिस इंटू दिस, तो देखिए साल का आपका 72,000 जो है PF में जमा हो जाएगा। और यहाँ पर हम अगर बात करें 80C के डिडक्शन की, तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 1,50,000 रुपये। ठीक है, तो 1,50,000 में मान के चलिए 72,000 जो है वो आपका PF का आ गया। बाकी जो बचा हुआ 78 है, अभी आपको और आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये PF का था पहला। तो ऐसे PF होता है, EPF होता है, ऐसे 4 चीज़ें होती हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका तो EPF बन जाएगा, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं तो भी आप एक अपना PF अकाउंट खोल के वहाँ पर पैसे डाल सकते हैं, तो भी आपको उसका बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आता है पेमेंट मेड टुवर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पर बात हो रही है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, जब भी हम कोई लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं, उस पर हम जो भी महीने का प्रीमियम पे करते हैं, जैसे मान के चलिए आपने कोई 1 लाख का इंश्योरेंस निकाल लिया LIC का, मोस्टली हम LIC का निकालते हैं, और इसका महीने का आपका मान के चलिए 1,500 रुपये प्रीमियम कट रहा है। ठीक है, 1,500 रुपये मान के चलिए आपका प्रीमियम कट रहा है, तो आपका साल का यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 12 अगर हम कर दें दिस इंटू दिस, तो देखिए साल का आपका 18,000 रुपीज़ LIC का प्रीमियम जा रहा है। तो ये आपका कैसा, ये भी आपका एक्सपेंस हो गया, क्योंकि आप जो प्रीमियम 1,500 रुपये हर महीने पे कर रहे हैं, आपका एक एक्सपेंस है,
ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 18,000 रुपये मान के चलिए यहाँ पे आपका LIC का आ गया, तो ये भी 80C में ही जाने वाला है। ठीक है, ये आपका PPF का आ गया, ये LIC का आ गया। तो इस तरीके से LIC का आ जाता है। तो अब LIC में अगर हम देखें कि मान के चलिए आप हैं, तो आपने अपने नाम का अगर कोई पॉलिसी निकाला हुआ है तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। जी हाँ, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आपकी वाइफ का मिल जाएगा, आपके बच्चे होंगे तो उनके नाम पे भी अगर आपने पॉलिसी निकाला होगा तो आपको उनका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉलिसी का प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाएगा 80C में। देन इसके बाद आता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। तो अब इक्विटी से रिलेटेड, इक्विटी का मतलब होता है जैसे शेयर मार्केट में जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड कोई स्कीम आती है, अगर आप उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए उन्होंने इक्विटी लिंक के बारे में तो यहाँ ये है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और ELS फॉल्स अंडर 80C कैटेगरी फॉर अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,50,000। हमने आपको पहले बताया था कि 1.5 लाख की मैक्सिमम लिमिट होती है। दिस इन्वेस्टमेंट स्कीम कम विद अ मैंडेटरी 3 ईयर लॉक इन पीरियड। तो इक्विटी की जो भी स्कीम्स आती है उसमें आपका पैसा कम से कम 3 सालों के लिए उसमें लॉक हो जाएगा। आप 3 साल तक उस स्कीम से आप पैसा नहीं निकाल सकते, और उसमें आपने जो भी साल भर में इन्वेस्ट किया होगा उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा अप टू 1.5 लाख। ठीक है, तो ये हमारा आगे देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, अगर आपका इक्विटी लिंक सेविंग, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का है। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो भी हो सकता है उस समय मिल सकता है। ठीक है, थर्ड हमारा इक्विटी लिंक्स है। देन पेमेंट मेड टुवर्ड प्रिंसिपल सम ऑफ अ होम लोन। तो आप एक ध्यान दीजिएगा, अगर आप कभी भी कोई हाउसिंग लोन आपने लिया होगा, हाउसिंग लोन, तो उस पर हम जो प्रिंसिपल पे करते हैं तो उस प्रिंसिपल पे हमारा कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का होता है और कुछ पोर्शन हमारा रीपेमेंट ऑफ हमारा लोन का जो रीपेमेंट होता है वो होता है। तो आपका जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ले लूँ, जैसे हाउसिंग लोन का अगर होगा आपके पास में हाउसिंग लोन, मान के चलिए आप इसमें 10,000 रुपये पे करते हैं हर महीना, आपका ये EMI है। इसमें मान के चलिए अभी आपका ये तो हर साल अपना अपना हर महीना जो है ना वो चेंज होता रहता है। इसमें मान के चलिए आपने 8,000 इंटरेस्ट पे किया था और 2,000 रुपये आपका लोन रिपेमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये जो 2,000 रुपये है इसका आपको, ये 2,000 रुपये मान के चलिए महीने का था, तो अगर साल का भी इसको जोड़ेंगे तो ये 24,000 रुपये हो जाता है। तो ये जो 24,000 रुपये था ये था रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट था। तो ये जो 24,000 का डिडक्शन है आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो इंटरेस्ट है ये अलग जाता है, जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे हाउसिंग लोन का आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा देखिए और 3 चीज़ें स्कीम है। यह सुकन्या का एक इसमें आता है, देखिए सुकन्या समृद्धि योजना SSY, ये जो दिया हुआ है SSY, तो सुकन्या का है। आप इसमें FDs होता है जिसका लॉक इन पीरियड 8 साल का होता है। इसमें आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो आपके यहाँ पे अगर कोई भी आपकी बेटी होगी तो आप उसके नाम पर ये RD खोल सकते हैं, और ये RD आपकी एटलीस्ट 8 साल का लॉक इन पीरियड होगा। और इसमें आपका जो भी साल भर का जितना भी आपका EMI गया होगा, डायरेक्टली आपने मान लीजिए 1,000 रुपये की, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 1,000 रुपये की किया होगा हर महीने, तो हमारा साल में 12,000 हो जाता है। तो ये जो 12,000 रुपये इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यह है सुकन्या समृद्धि योजना SSY। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। फिर इसके बाद NSC यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए NSC आप देखेंगे तो ये नेशनल स्टॉक सर्टिफिकेट होता है। इसमें भी आपको ये इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो आप यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करेंगे साल भर में, आपने जितना भी इसमें पैसे डाला होगा उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, देन ये SCSS, ये SCSS भी एक इन्वेस्टमेंट ही का ऑप्शन है, जिसमें सेम वैसे ही आपको 5 साल के लॉक इन पीरियड होगा और आपको जो भी इसमें इंटरेस्ट मिलता मिलेगा, बट आप जो भी साल भर में इन्वेस्ट करेंगे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। देन इसमें देखिए आपने इसने FD का नहीं दिया है, यहाँ पे एक फिक्स डिपॉजिट का भी ऑप्शन होता है। आप किसी भी बैंक में जाके इनकम टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसका लॉक इन पीरियड होता है 5 साल। 5 साल तक आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, और उसमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका उस समय होगा चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे FD भी करते हैं, मान के चलिए हमने यहाँ पे जैसे 50,000 की FD कर लिया जो 5 साल के लिए हमारी लॉक इन हो गई,
हमें करंट ईयर 50,000 जो पूरे दिए हैं, आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा FD। ठीक, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लिया है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ना, हमें सेक्शन 80C में मिलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में बात आती है सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80CCD1। तो ये जितने भी सेक्शन दिख रहे हैं सारे सेक्शन 80C के ही पार्ट हैं। अब देखिए यहाँ 80C में तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ 80CC में पेमेंट मेड टुवर्ड पेंशन प्लान एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स। तो अगर हमने यहाँ पे कोई भी पेंशन का स्कीम खोला है, जैसे हमारा EPF जैसे होता है ना सैलरीड वाला का, वैसे उनका एक पेंशन का भी होता है। तो अगर आपका पेंशन के लिए कोई भी पैसा आपका महीने में डिडक्ट हो रहा होगा तो वो आपको यहाँ 80CC में मिलेगा। और अगर आपने कोई भी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा होगा, इसमें आपकी मान के चलिए जो भी SIP कटती होगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा म्यूचुअल फंड्स, और मान के चलिए आपका 2,000 रुपये हर महीने कटता है। ये है टैक्स सेवर की बात करते हैं। इस साल का आपका हो गया 24,000, तो आपको 24,000 यहीं पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80CCC में। ठीक है, और अगर पेंशन का भी आपका कोई EMI कटता होगा, EMI नहीं मतलब आपका पेंशन का जो भी महीने का कटता होगा सैलरी के बेस में, तो उसका आपको 80CC में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 80CCD1। तो यहाँ पे मिलेगा आपको पेमेंट मेड टुवर्ड्स सर्टेन गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम सच एज नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना। तो यहाँ पर भी आपको पेंशन से ही रिलेटेड का बेनिफिट मिलेगा, जो कि आपके अगर कोई नेशनल पेंशन सिस्टम में होना चाहिए या अटल पेंशन योजना होना चाहिए, उसमें ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा 80CCD1 में। देन यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 80CCD1B। तो इन्वेस्टमेंट अप टू ₹50,000 इन NPS आर कंसिडर फॉर एग्जाम्पशन अंडर दिस सेक्शन। तो ये नेशनल पेंशन स्कीम का ही है। हमने अभी बात किया था कि ये जो सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1, ये जो 3 सेक्शन है, ये तीनों को मिला के मर्ज करके हमारी 1.5 लाख की लिमिट होती है। ठीक है, अगर हम तो हमने अभी क्या कहा था कि यहाँ पर 1,50,000 की लिमिट होती है। तो जैसे हमने ये पुराना बात किया, तो अगर इसका टोटल करें तो देखिए ये हो जाता है 2 लाख रुपीज़। बट ये 2 लाख रुपीज़ है, हमें टोटल 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। हमको यहाँ पे मैक्सिमम 1,50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। किसको किसको मिला के सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD1, ये तीनों का मिला के हमें 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। बट अगर हम यहाँ पे CCD1B की बात करें तो ये हमें अदर देन दिस डिडक्शन से हमें अदर देन 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है 80CCD1B में। अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा किसी नेशनल पेंशन स्कीम में, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ 24,000 रुपये जो हमारे हैं वो हमने पेंशन में डाल रखा है। तो अगर यहाँ पर हमारी लिमिट पहले ही हो चुकी है, तो अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो हमारी देखिए यहाँ पे 24,000 रुपये का हमें कोई एडवांटेज मिल नहीं रहा था, लेकिन हम इसी का एडवांटेज जो है यहाँ पे 80CCD1B में मिल सकता है। 80CCD1B में हम यहाँ पे इस 24,000 रुपये का एडवांटेज ले सकते हैं, जो इसके अलावा हमको मिलता है। तो हमें यहाँ पे एडिशनल 24,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये बट इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 50,000 रुपये। अगर आपका यहाँ पे 24,000 की जगह मान के चलिए आपने 60,000 किया होता था अदर देन दिस, तो इस 60,000 का आपको टोटल बेनिफिट नहीं मिलता, आपको सिर्फ 50,000 का मिलता। ठीक है, देन इसके बाद आता है सेक्शन 80CCD2। तो 80CCD2 में हमारा आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड NPS अप टू 10% कंप्राइजिंग बेसिक सैलरी एंड ड्रेस अलाउंस इफ एनी एग्जाम्पल अंडर दिस कैटेगरी। तो हमने अभी बात किया था कि जो पेंशन की स्कीम होती है, पहले हम यहाँ लिख देते हैं 80CCD2। तो यहाँ पे सपोज हमने देखा कि हमने कोई पेंशन स्कीम बनाया हुआ है, और इस पेंशन स्कीम में मान के चलिए कि हमारा 5,000 रुपये, ये हमारा 60,000 है ना, तो हमने अगर 5,000 रुपये मान के चलिए हमारा महीना पेंशन स्कीम में हमारा जाता है, तो साल का हमारा ये 60,000 हो जाता है।
तो बट ऐसे इसमें रूल्स होते हैं कि अगर हम नौकरी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम जितना भी कंट्रीब्यूशन, जैसे हमने अपने 5,000 हमने पेंशन के लिए किया हुआ है, तो जो हमारा एम्प्लॉयर होता है जहाँ पे हम नौकरी करते हैं, तो वो भी उतना ही पोर्शन हमारे उस पेंशन स्कीम में डालेगा, बट मैक्स टू उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 12%। आपकी बेसिक सैलरी का ये दिखा है, बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस को जो भी मिलाएगा उसमें उसका 10% निकाला जाएगा साल का। जैसे हमने अभी देखा कि ये मंथली देखेंगे, तो अगर मंथली हम देखते हैं कि मान के चलिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आपका डीए मान के चलिए 5,000 रुपये है, तो आपका टोटल 55,000 हो गया। ये महीने की आपकी सैलरी हुई। अब इसमें आपको जो है मैक्सिमम इसका 10%, ये होता है 5,500। ये अप टू 5,500 तक अगर एम्प्लॉयर आपके पेंशन स्कीम में डालता है तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको उसका डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा कहाँ, सेक्शन 80 CCD2 में। ये अदर देन 80 CCC 80 CCD1 भी ये अदर देन है आपके, इसके अलावा मिल जाएगा यहाँ पे 55,000 का और डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा 80C में हमें क्या क्या मिल सकता है, जैसे पीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, एलआईसी का प्रीमियम हो गया, इक्विटी लिविंग स्कीम हो गया, लोन का रिपेमेंट हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया, नेशनल स्टॉक सर्टिफिकेट हो गए, SC SS, ये सारे हमें 80C में मिल जाएंगे। 80CC में म्यूचुअल फंड्स पेंशन का हमें मिल जाएगा। 80CCD1 में हमें पेंशन और अटल पेंशन योजना का मिल जाएगा। तो ये तीनों का मिला के हमें 1 लाख तक का, 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। 80CCD1 भी अदर देन 1.5 लाख में कवर होता है और 80CCD2 भी अदर देन दिस में होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सेक्शन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स।